सत श्री अकाल, केम छो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का रोशन क्लास में स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स का एक चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे। उसको बड़े ही ध्यान से उसके कंसेप्ट को समझेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी, ये जो नाम है इलेक्ट्रिसिटी, ये कहाँ से आया है। इलेक्ट्रिसिटी, ये जो नाम है इलेक्ट्रिसिटी, ये ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से आया हुआ है। कहाँ से आया हुआ है? ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से आया हुआ है। ELEKTRON। इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड है एक ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से आया है। इसका मतलब क्या होता है? विच मीन्स एम्बर। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? एम्बर है। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि ये एम्बर क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रॉन वर्ड से आया हुआ है, नो डाउट, लेकिन ये जो एम्बर इसका मतलब है, ये एम्बर क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, एम्बर इज ए रेजिनस मिनरल। एम्बर क्या है? एक रेजिनस मिनरल है विच इज यूज्ड टू मेक ज्वेलरी, जिसका प्रयोग हम लोग ज्वेलरी बनाने के लिए करते हैं। ये अपने कलर के लिए ये अप्रिशिएट किया जाता है। इसका कलर बड़ा ही प्यारा होता है। आप सभी नेट पे सर्च कर सकते हो, एम्बर से बने हुए ज्वेलरी को देख सकते हो, बड़ा ही प्यारा होता है इसका कलर। तो इलेक्ट्रिसिटी ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? एम्बर। एम्बर एक रेजिनस मिनरल है विच इज यूज्ड टू मेक ज्वेलरी, जिसका प्रयोग ज्वेलरी बनाने के लिए किया जाता है। आइए देखते हैं इस इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन क्या होगा। ऐसे तो इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन कई सारे तरीकों से दिया जाता है, लेकिन हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन यहाँ पे 3 डेफिनेशन देखेंगे। आपको जो अच्छा लगे वो आप याद कर लेना। तो आइए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन को देखते हैं। एक डेफिनेशन को देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इट इज द presence और फ्लो ऑफ चार्ज। इट इज द presence और फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी जो है चार्ज की उपस्थिति और उसका फ्लो है या उसका फ्लो है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इट इज द presence और फ्लो ऑफ चार्ज। दूसरा डेफिनेशन हम लोग क्या दे सकते हैं? इट इज द स्टडी ऑफ चार्ज। इट इज द स्टडी ऑफ चार्जेस। अब इसमें हम अपने से ऐसे लिख सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस। आप लिख सकते हैं, कोई नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं। एक और डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी that comes in positive और negative forms। ये एक एनर्जी का फॉर्म है जो पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में होता है, प्रेजेंट होता है। इट इज प्रोड्यूस्ड और occur naturally। या तो इसे प्रोड्यूस किया जाता है या occur नेचुरली occur होता है। जैसे जो लाइटनिंग होते हैं उसमें वो नेचुरली occur होता है इलेक्ट्रिसिटी, जबकि जो जनरेटर होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, ध्यान समझिए इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इट इज द presence और फ्लो ऑफ चार्जेस। दूसरा, इट इज द स्टडी ऑफ चार्जेस। तीसरा, इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कम्स इन पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म्स। इसको या तो हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं जनरेटर में हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, या ये ऑकर होता है, नेचुरली ऑकर होता है, जैसा कि लाइटनिंग में होता है। इट्स ओके, ये डेफिनेशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, अब हम लोग जो है कि इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इतिहास को देख लें कि आखिर में ये जो शुरुआत हुआ था ये कैसे हुआ था, किस तरह से हुआ था। तो इसमें कुछ साइंटिस्ट के नाम मैंने यहाँ लिख डाले हैं। सबसे पहला नाम है थेल्स ऑफ मिलेटस। एंशिएंट ग्रीस के जो 7 वाइज मैन थे, एंशिएंट ग्रीस के जो 7 वाइज मैन थे उसमें से एक थे थेल्स ऑफ मिलेटस। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले इन्होंने ही बोला था कि जो एम्बर, जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा है एम्बर, वो एम्बर को जब हम लोग रगड़ देते हैं तो इलेक्ट्रीफाइड हो सकता है। इन्होंने ही बोला था कि एम्बर को जब रब कर दिया था तो इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है, और उसको जब सूखी घास के नज़दीक ले जाया जाएगा तो उसको अट्रैक्ट करने लगा था। तो सबसे पहला
किसका नाम आता है? थेल्स ऑफ नेटस का, जिन्होंने सबसे पहले यह देखा था कि एम्बर को रब करने के बाद वो सूखी घास को जो अट्रैक्ट करने लगा था। फिर उसके बाद सर विलियम गिलबर्ट आए। सर विलियम गिलबर्ट ने कहा कि केवल एम्बर ही नहीं है, एम्बर के अलावे कुछ और भी हैं, कुछ और भी सब्सटेंस है जिसको इलेक्ट्रीफाइड किया जा सकता है। जैसे इन्होंने बताया था कि ग्लास रड को यदि सिल्क से रब कर दिया जाए तो ग्लास रड भी इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है। तो इन्होंने केवल एम्बर के बारे में बताया था। इन्होंने बोला कि केवल एम्बर ही नहीं, सर विलियम गिलबर्ट ने क्या बोला कि केवल एम्बर ही नहीं, ग्लास रड भी है जिसे हम लोग अगर सिल्क से अगर रब कर दे तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा। इसके बाद चार्ल्स फ्रांकोइस डूफे, इन्होंने क्या बोला, क्योंकि अब दो के बारे में बात हो गई थी, एक एम्बर के बारे में बात हुई थी, वो भी इलेक्ट्रीफाइड हुआ था, और दूसरा ग्लास रड के बारे में बात हुई थी। तो चार्ल्स फ्रांकोइस डूफे ने बोला कि ग्लास रड पे जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हुआ था उसको इन्होंने एक अलग नाम दिया, जिसको विट्रियस इलेक्ट्रिसिटी इन्होंने कहा। इन्होंने ग्लास रड पे जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हुआ था उसको क्या नाम दे दिया? विट्रियस इलेक्ट्रिसिटी। और एम्बर पे जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हुआ था उसको इन्होंने रेजिनस इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया। इट्स ओके। यानी चार्ल्स फ्रांकोइस डूफे ने इलेक्ट्रिसिटी को दो टाइप में बांट दिया, एक विट्रियस इलेक्ट्रिसिटी और एक रेजिनस इलेक्ट्रिसिटी। बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन आए। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये विट्रियस और रेजिनस नाम को हटाकर एक स्पेशल नेम दे दिया, पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी के दो टाइप बांट दिए, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी, एक नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी। यही थी डिस्कवरी सबके बारे में, आप समझ गए। इन्होंने एम्बर के बारे में बोला, इन्होंने बोला केवल एम्बर ही नहीं, ग्लास रड भी है। उसके बाद चार्ल्स फ्रांकोइस डूफे आए, इन दोनों का नामकरण कर दिए। फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन आए, इन्होंने बोला इलेक्ट्रिसिटी के दो टाइप हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आइए दोस्तों देखते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। ओके, ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज क्या है? तो ट्राइबो का मतलब क्या होता है? ट्राइबो का मतलब होता है रबिंग। ट्राइबो मीन्स रबिंग, जब एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस से रब करते हैं, रगड़ते हैं ना, तो वहीं उसी के बारे में हम लोग को इसमें पढ़ना है। जैसे आप मान लेते हैं कि नाइलॉन है, ओके, और यहाँ पे एक ले लेते हैं टेफ्लॉन ले लेते हैं। तो नाइलॉन को जब टेफ्लॉन के साथ आप रब कीजिएगा तो किसी एक पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है, किसी एक पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा? तो ये एक सीरीज यहाँ पे दिया हुआ है, इस सीरीज से आप आसानी से पता कर सकते हैं। ये सीरीज में मैं 1 से लेकर 19 तक लिखा हूँ। इसमें कोई भी 1 से 19 तक में जो ऊपर आएगा उसको नीचे वाले से यदि हम रब करते हैं, रबिंग करते हैं, रगड़ते हैं, तो ऊपर वाले पे पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होगा और नीचे वाले पे नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम नाइलॉन को टेफ्लॉन से रगड़ते हैं तो नाइलॉन और टेफ्लॉन में ऊपर कौन आएगा? नाइलॉन आएगा। पहले नाइलॉन है ना, बाद में टेफ्लॉन है। तो नाइलॉन पे पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होगा, टेफ्लॉन पे नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा। ओके, आप या तो कोई भी अब इसमें से किसी एक को ऊपर वाला ले लो, अब बाद में वाला ले लो। जैसे कि आप यहाँ पे देख लो, ग्लास रड, ग्लास ले लो और सिल्क ले लो। अगर ये दोनों को रगड़ोगे तो ग्लास पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होगा ना, और सिल्क पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर है, ये नीचे है, सिंपल सी बात है। तो एक ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज आप याद करके ये आसानी से बता सकते हो कि इसमें से कोई भी दो आपस में यदि रगड़ेगा, उसको रबिंग करेंगे, तो किस पर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होगा और किस पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होगा। इसको याद करने के लिए आप या तो ऐसा याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ऐसे कुछ इसका ट्रिक भी लगा सकते हो। ए ग नी वाली सियाल पेको स्टील हा नी बा सी हानी बासी और सा पोटे सिलिकन। ए गने वाली सियाल, पेको स्टील, हानी बासी और सा पोटे सिलिकन। ऐसे याद कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। ट्रिक बस क्या है, याद करने के लिए एक सिंपल तरीका है। ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं जो बोला हूं तुम ऐसे ही याद करो। आप दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हो, बस याद ही तो करना है। अगर आपको ऐसे ही याद हो जाता है तो क्या जरूरत है उस ट्रिक की? कोई जरूरी नहीं कि मैं जैसे बताया वैसे ही याद करेंगे। आप मुझसे बेस्ट बनाओ, काफी बेहतर होगा। इट्स ओके। अब इसके स्क्रीनशॉट लो। आइए देखते हैं ब्रांचेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देयर आर 2 ब्रांचेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के कितने ब्रांच हैं? 2 ब्रांचेज है। पहला है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं? स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। ओके, स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रेस्ट। और करंट का मतलब क्या हो गया? मोशन। तो नाम से ही स्पष्ट है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किसे कहेंगे? तो इलेक्ट्रिसिटी का वो ब्रांच जिसमें चार्ज क्या हो? रेस्ट में हो, उसे हम लोग ऐसे चार्ज को पढ़ते हैं जो रेस्ट में हो। वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा। जब मोशन में हो तो करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी that deals
विथ चार्जेस इन रेस्ट। इलेक्ट्रिसिटी का वो ब्रांच जिसमें चार्ज क्या होता है, रेस्ट में होता है, इज नोन एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और करंट सिटी, द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट डील्स विथ चार्जेस इन मोशन। जिसमें चार्ज क्या होता है, मोशन में होता है, वो कहलाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल क्या होगा, जैसे आपने देखा था थोड़ी देर पहले कि ग्लास रड को जब हम लोग सिल्क से रगड़े थे, रबिंग किए थे, तो उसके बाद ग्लास रड इलेक्ट्रीफाइड हो गया था, तो वहां पे जो चार्ज था वो रेस्ट में था, एक जगह इकट्ठा था। ओके, तो वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल हो जाएगा। इसमें जनरली इंसुलेटर्स आते हैं। इसमें कौन सा आता है, इंसुलेटर्स आते हैं इसमें, इंसुलेटर्स। चूंकि वो कंडक्शन नहीं करते, उसमें चार्ज फ्लो नहीं करता है, बस एक जगह रबिंग करने के बाद एक जगह इकट्ठा हो। जैसे हम लोग कंघी से अगर बाल में से रगड़े तो क्या करता है, कागज के टुकड़ों को अपनी तरह अटैच कर लेता है, तो वहां पे जो चार्ज है वहां रेस्ट में है, तो वो सभी का सभी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में आता है। और जो हम लोग घरों में जो यूज करते हैं, जैसे बल्ब जल रहा है, ये सब जो भी हम लोग इलेक्ट्रिक करंट यूज करते हैं, घरों में जो चार्जेस होते हैं, जो सप्लाई होता है, ये सभी मोशन में होते हैं। तो ये किसका पार्ट है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एक और नाम हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक। एक्चुअली इसको आप लोगों को काफी ब्रीफ में थोड़ा सा बस जानना है कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या, नहीं तो बाकी इसके बारे में 12th क्लास में पढ़ना है। आपको 10th क्लास में केवल करंट इलेक्ट्रिसिटी ही पढ़ना है। इसमें कौन सा आएगा, इसमें कंडक्टर्स आ जाएंगे। इसमें कौन सा आ जाएंगे, कंडक्टर्स आ जाएंगे। अब हम लोग आगे देखेंगे कि इंसुलेटर कंडक्टर इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इट्स ओके। आइए दोस्तों देखते हैं कि जितने भी सब्सटेंसेज हैं उनको मेनली दो इलेक्ट्रिकल कैटेगरीज में बांट दिया गया है। थोड़े पहले हम लोग भी देखे थे कि कंडक्टर और इंसुलेटर का नाम आया था। आइए हम लोग उसको डिफाइन करते हैं कि कंडक्टर किसे कहेंगे, इंसुलेटर किसे कहेंगे। तो चार्ज सभी से तो फ्लो होता नहीं है, कुछ से आसानी से फ्लो होता है, कुछ से फ्लो होता ही नहीं है। तो जिससे आसानी से, जिस सब्सटेंस से चार्जेज आसानी से फ्लो हो जाए उसे क्या कहते हैं, उसे सब्सटेंस को कंडक्टर कहते हैं। और जिससे आसानी से फ्लो ना हो, मतलब फ्लो ही ना हो, वो क्या हो जाएगा, इंसुलेटर हो जाएगा। जिससे चार्जेस फ्लो हो जाते हैं आसानी से वो कंडक्टर, और जिससे चार्जेस फ्लो नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। इसको डिफाइन करते हैं, सब्सटेंसेज थ्रू विच चार्जेस कैन पास easily are known as conductors। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, कंडक्टर्स के एग्जाम्पल क्या होंगे। कंडक्टर्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे मेटल्स, एलॉयज और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। क्या आप लोग समझते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। जब एक को सॉल्यूशन में यदि एसिड डाल दिया जाए या बेस डाल दिया जाए या साल्ट डाल दिया जाए तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगता है। हम लोग इसे एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर में बढ़िया से देखेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ यही समझते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जो है ना आसानी से पास कर जाता है। तो मेटल्स, एलॉयज, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, आयोनाइज्ड गैसेज, ग्रेफाइट। आप सभी पढ़े हुए छोटे क्लास में। ग्रेफाइट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है ना, ग्रेफाइट। ह्यूमन बॉडी भी गुड कंडक्टर होता है ना। ये सब क्या है, गुड कंडक्टर है, यानी ये सब से चार्जेज आसानी से पास कर जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो कर जाता है। और जिससे फ्लो नहीं करेगा, जिसे पास नहीं करेगा, वो क्या कहलाएगा, इंसुलेटर। तो इसका डिफाइन क्या करेंगे, सब्सटेंसेज थ्रू विच चार्जेस कैन नॉट पास। substances through which charges cannot pass are known as insulators। इंसुलेटर के एग्जाम्पल क्या होंगे, तो इसके एग्जाम्पल तो कई सारे हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे ग्लास, इबोनाइट, रबर, प्लास्टिक,
कॉटन, ड्राई वुड, सूखी लकड़ी वगैरह वगैरह, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा वो क्या कहलाएगा? इंसुलेटर। जिससे पास करेगा वो क्या कहलाएगा? कंडक्टर। अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि वाकई में अगर ये कंडक्टर है, अगर इससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है, इससे चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, तो आखिर में क्या कारण है? क्या कारण है कि ये गुड कंडक्टर है, ये सब इलेक्ट्रिसिटी इससे पास हो जाते हैं? क्या कारण है? थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जल्द मिलते हैं अगले बोर्ड पे। तो हाँ दोस्तों, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि जो कंडक्टर्स हैं वाकई में उनके अंदर ऐसी कौन सी बात है, ऐसी क्या खूबी है कि उससे चार्जेस जो है ना आसानी से फ्लो कर जाते हैं, और जबकि इंसुलेटर्स बेचारे उनसे इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं करते, फ्लो ही नहीं करते। तो कंडक्टर्स तो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर लेते हैं जबकि इंसुलेटर्स नहीं करते हैं। वाकई में कारण क्या है? तो आइए देखते हैं। फिलहाल ये समझते हैं कि कंडक्टर्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर्स के पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो आसानी से करते हैं, चार्जेस उनसे फ्लो हो जाते हैं आसानी से। जबकि इंसुलेटर्स के पास बेचारे के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करेंगे ही नहीं, चार्जेस उनसे फ्लो होंगे ही नहीं। तो फिलहाल आप लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि ठीक है सर, मैंने तो मान लिया कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स उनमें कंडक्टर्स में होते हैं, इंसुलेटर्स में नहीं होते हैं, बट ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नाम का परिंदा है क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है? तो आइए देखते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है। तो सबसे पहले ये समझिए कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इसे फ्री चार्ज कैरियर्स भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? फ्री चार्ज कैरियर्स भी कहते हैं, फ्री चार्ज कैरियर्स, या इसे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। क्या कहेंगे इसे? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। कई सारे आप लोगों ने नाम देखा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स को फ्री चार्ज कैरियर्स भी बोलते हैं या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या? तो जितने भी कंडक्टर्स हैं उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो उसके एटम की न्यूक्लियाई से लूजली हेल्ड होते हैं। न्यूक्लियस समझते हैं ना, न्यूक्लियस का प्लूरल होता है न्यूक्लियाई। तो एटम्स के जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस समझते हैं सेंटर में होता है, तो न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन्स जो कि बाहरी ऑर्बिट पे चक्कर लगा रहा होता है वो उससे लूजली हेल्ड होता है। और आप समझ रहे हैं जब लूजली हेल्ड होगा उसकी बॉन्डिंग उतनी स्ट्रेंथ मजबूत नहीं होगी, तो वो आसानी से फ्रीज होकर के जो है ना मूव कर सकता है कहीं भी। तो उसी इलेक्ट्रॉन्स को जो लूजली हेल्ड होते हैं, जो फ्री टू मूव, आसानी से मूव कर सकते हैं कहीं पे, एक एटम से दूसरे एटम जा सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं, तो उसी के कारण कंडक्टर्स जो है ना चार्जेस आसानी से फ्लो होते हैं उसमें। तो उसी इलेक्ट्रॉन्स को जो लूजली हेल्ड होते हैं ना, उसी इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक एटम हो गया ये, ठीक, इसके ये एक पहले ऑर्बिट हो गया, फिर इसका दूसरा ऑर्बिट हो गया, फिर ये तीसरा ऑर्बिट हो गया। समझ रहे हैं बात ना? तो पहले यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गया, ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, आप सभी जानते हैं। फिर उसके बाद इस पर भी इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर उसके बाद इस पर भी इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बाहर वाले, जैसे जैसे ये सेंटर से न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे आप देखिएगा कि ये न्यूक्लियस के इनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो कमजोर पड़ती जाती है, और ये फ्री हो जाते हैं, आसानी से ये मूव कर सकते हैं बाहर वाले। और जब ये आसानी से मूव कर सकते हैं तो इन्हीं के कारण तो कंडक्टर्स में चार्जेस आसानी से फ्लो होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आसानी से इसमें से हट सकते हैं, जंप कर सकते हैं, एटम से बाहर निकल सकते हैं, तो जो बाहर निकलेंगे, जो एक एटम से दूसरे एटम में जाएंगे, वही इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी कुल मिला के फिर से समझिए ध्यान से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है? तो प्रत्येक एटम्स के पास, खासकर कंडक्टर्स में, इंसुलेटर्स में नहीं होते ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टर्स में होते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जो कंडक्टर्स हैं उसमें जो उसके एटम्स हैं, तो एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो उसके न्यूक्लियाई से लूजली हेल्ड होते हैं। लूजली हेल्ड होने का मतलब ये हुआ कि वो आसानी से मूव कर सकते हैं एक एटम से दूसरे एटम, ये इसमें बाहर निकल सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, फ्री टू मूव, आसानी से मूव कर सकते हैं एक एटम से दूसरे एटम में, तो वही इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण इलेक्ट्रिसिटी जो है ना कंडक्ट होता है कंडक्टर्स में। इट्स ओके। जैसे कोई आप जैसे ये तार देख रहे हैं यहाँ पे कोई एक कंडक्टर है, कोई वायर है, एल्युमिनियम का मान लीजिए कुछ है, ऐसे एक कंडक्टर है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे? इस बात से तो इतना तो लग गया, चलो भाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे। आप मुझे बताओ कि वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या वो मोशन में होंगे? आपको लगे ये तो एकदम अच्छा खासा जो है कहीं हिल डोल ही नहीं रहा है, फिर इसके अंदर जो है ना मोशन में आ कैसे गया? ये तो पक्का झूठ बोल रहे हैं सर, ये मोशन में कैसे आ गया इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स? मोशन में होते हैं भाई मेरे। याद करो, आप जब 9th क्लास में थे, आपको मैंने भी आपके जो भी सर से आपने पढ़ा होगा उन्होंने पढ़ाया होगा ब्राउनियन मोशन के बारे में, आपको याद होगा। रॉबर्ट ब्राउन ने ब्राउनियन मोशन के बारे में बताया था। आइए एक झलक देखते हैं उसके बारे में।
उन्होंने बताया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको ब्राउनियन मोशन कहते हैं। वो जो मोशन के बारे में उन्होंने बताया था, वाटर ले लिया था और वाटर में उन्होंने पोलन ग्रेन्स को, आप सभी जानते होइएगा पोलन ग्रेन्स के बारे में, जो मेल पार्ट होते हैं ना फूल के, फ्लावर के जो मेल पार्ट होते हैं स्टामेन, उसी का एंथर जो ऊपरी भाग होता है उसी में एक पाउडरी माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंस होता है, उसी को क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन्स। तो इन्होंने क्या किया था कि इस पर पोलन ग्रेन्स को इस पर रख दिया था। तो आप ऐसे देखो तो ये नॉर्मल वाटर है, हिल डोल नहीं रहा है, तो आपको क्या लगेगा, ये तो स्थिर है। लेकिन जब इन्होंने क्या किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने, कि इस पानी पर पोलन ग्रेन्स को रखा था और जब उसको देखा था माइक्रोस्कोप से, तो इनमें पाया था कि वो जो पोलन ग्रेन्स था लगातार जिगजैग मोशन में था, वाटर के जो पार्टिकल्स थे उसको हिट कर रहे थे। तो देखने में तो लग रहा था कि ये मोशन में नहीं है, लेकिन जब इसको देखा गया तो ये पाया गया कि वाटर्स के जो मॉलिक्यूल्स है कॉन्स्टेंटली मूविंग, लगातार मूव कर रहे हैं, भले ही आपको नहीं दिख रहा। ठीक वैसे ही इसके अंदर जो भी ये जो कंडक्टर है, इसके अंदर जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ध्यान रखिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो भी हैं वो कॉन्स्टेंटली लगातार मोशन में होते हैं। और वो भी कैसे मोशन में होते हैं, तो रैंडम मोशन में, एक इधर तो एक इधर, वो बोलते हैं ना एक ईरघट तो एक वीरघट, एक इधर फिर देखिए एक इधर तो एक इधर। ऐसे ही जितने भी इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सभी इसी तरह से जो है ना रैंडम मोशन में, कोई इधर कोई उधर, इसी तरह से रहते हैं। कब तक, जब तक कि इसको सेल से या किसी बैटरी से जोड़ ना दिया जाए, इसी तरह से रहते हैं। ऐसे ही ये है फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर्स के जो रैंडम मोशन में है। ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन रैंडम मोशन, ये रैंडम मोशन में है। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन आपने समझा। कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, जब तक उनको सेल से नहीं जोड़ा जाए तब तक ऐसे ही होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में होते हैं, कोई इधर कोई उधर कोई उधर, इसी टाइप से रहते हैं। इट्स ओके। और जब हम लोग उसको सेल से जोड़ेंगे, सेल या ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहते हैं, बैटरी, जब सेल या बैटरी से जोड़ेंगे तो उसके बाद इनके में क्या होता है, इनका एक एसोसिएटेड डायरेक्शन हो जाता है। जैसे अभी कोई इधर है, कोई किसी का डायरेक्शन उधर है, किसी का डायरेक्शन इधर है, और काफी फास्ट एकदम करते रहता है, मोशन में रहता ही है। कोई इधर कोई उधर कोई उधर, फटाफट बहुत जल्दी से इधर मोशन में रहता है। लेकिन जब इसको सेल से जोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, ये सभी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ऐसे चलने लगेंगे। हम लोग देखते हैं अगले बोर्ड पे, देखते हैं कि कैसे हम लोग सेल से जोड़ेंगे तो इसका मोशन कैसा होगा। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा था कि जो कंडक्टर्स हैं उनके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं। जब तक देखिए यहाँ पे सेल नहीं जुटा इससे, ठीक है, ये रैंडम मोशन में है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि कैसे हैं, रैंडम मोशन में। लेकिन जैसे ही इनको सेल से जोड़ दिया जाता है ये एक एसोसिएटेड डायरेक्शन में मोशन में आते हैं। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो निगेटिवली चार्ज होते हैं, तो क्या ये निगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे या पॉजिटिव टू निगेटिव जाएंगे? तो जरा सोचिए कि अगर इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज हैं तो क्या निगेटिव की तरफ आ सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जो लाइक चार्जेस होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो निगेटिव वाला कभी निगेटिव की ओर नहीं आएगा। निगेटिव चार्ज क्या होंगे, पॉजिटिव की ओर आएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन होता है, इसका डायरेक्शन क्या होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव। निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन। जबकि जो कन्वेंशनली करंट है, कन्वेंशनली जो करंट है इसका डायरेक्शन क्या होता है, कन्वेंशनली करंट का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव होता है। आप कहेंगे क्यों? कन्वेंशनली का मतलब होता है एज्यूम्ड, जिसको मान लिया गया। एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रॉन्स के जो कंसेप्ट हैं, ये कंसेप्ट से बहुत पहले करंट का कंसेप्ट आया था। तो उस समय ये बातें नहीं पता थी, तो उस समय मान लिया गया कि करंट क्या होता है, पॉजिटिव से निगेटिव जाता है। तो आज भी उसको, आज भी वो कायम है, वही हम लोग मानते हैं कि कन्वेंशनली करंट का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव टू निगेटिव होगा। और जस्ट इसके उल्टा इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है निगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव, और कन्वेंशनली करंट का पॉजिटिव टू निगेटिव। इट्स ओके। तो ये यहाँ पे सेल नहीं जुटा हुआ है, यहाँ पे सेल जोड़ दिया गया है। एक्चुअली बैटरी है, बैटरी जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पे आपने देखा इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो भी हैं, एक खास दिशा में, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मोशन में आ गए हैं। अब देखिए ड्रिफ्ट स्पीड क्या होता है। ड्रिफ्ट स्पीड क्या है, एक्चुअली ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, बट देखते हैं। ये एक तरह का एवरेज स्पीड है जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना कंडक्टर्स में ड्रिफ्ट होते हैं। सिंपल सी बात है, ड्रिफ्ट स्पीड क्या है, ये एक एवरेज स्पीड है जिससे इलेक्ट्रॉन्स जो है ना कंडक्टर्स में ड्रिफ्ट होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड है, जो रैंडम मोशन में होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड कितनी होती है, लगभग 10 का पावर 5 मीटर पर सेकंड से 10 का पावर 6 मीटर पर सेकंड तक होता है। जो ड्रिफ्ट स्पीड है
वो लगभग कितने होते हैं, तो अराउंड 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होता है। इट्स ओके। इसके बाद हम लोग देखेंगे चार्ज को, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों देखते हैं चार्ज। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इन ए सर्टेन डायरेक्शन, किसी खास किसी निश्चित दिशा में, फॉर ए यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, किसी यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए, थ्रू ए कंडक्टर, किसी कंडक्टर से होकर के, तो इसे क्या कहते हैं, चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन्स किसी भी कंडक्टर से उसके यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से फ्लो करे तो वो क्या कहलाएगा, वो चार्ज कहलाएगा। चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं। जैसे आप सब्जी खरीदते हो या कोई भी चीज खरीदते हो, बोलते हो कि नहीं 5 kg सब्जी खरीद रहे हो, तो ये जो 5 kg ये क्या है, मास है ना, जिसको हम लोग m से डिनोट करते हैं। उसी तरह से जो चार्ज होगा उसे हम लोग किससे डिनोट करेंगे, q से। चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, q से। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो कूलम। जैसे q बराबर, एक एग्जांपल के तौर पे क्या हो गया, q बराबर 5 कूलम। तो चार्ज को q से डिनोट किए, इसका यूनिट क्या डाल दिए, कूलम। 5 हुआ मैग्नीट्यूड, इसे क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। इसे क्या बोलेंगे, यूनिट। तो ऐसा यूनिट क्या होता है चार्ज का, कूलम होता है, जिसको हम लोग c से डिनोट करते हैं। अब आइए, मिली कूलम कितने कूलम के बराबर होगा, मिली छोटा यूनिट हुआ, तो 1 मिली कूलम बराबर होता है 10⁻³ कूलम। ये याद करना जरूरी है, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो इसकी जरूरत पड़ती है। 1 माइक्रो कूलम बराबर क्या होता है, 10⁻⁻6 कूलम। 1 नैनो कूलम बराबर क्या होता है, 10⁻⁹ कूलम। इट्स ओके। अब ये जो चार्ज है, चार्ज का सीजीएस यूनिट भी होता है। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसको स्टेट कूलम भी बोलते हैं। और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ईएमयू, जिसे एप कूलम भी कहते हैं। तो जो एक कूलम होता है जो कि ऐसा यूनिट है, एक कूलम जो ऐसा यूनिट है, तो इस ऐसा यूनिट और सीजीएस यूनिट के बीच में यह रिलेशन मैंने दिया है कि एक कूलम 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक उतने यूनिट के बराबर होता है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को जब इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तब जाकर के 1 कूलम आता है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट से ये बड़ा यूनिट है कूलम। इट्स ओके। और एक कूलम 1/10 EMU के बराबर होता है, यानी कूलम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बड़ा होता है। इट्स ओके। इस तरह से आपने ये चार्ज के बारे में देखा। चार्ज के बारे में आपने पहले भी देखा कि चार्ज 2 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज। इट्स ओके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आइए देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है। तो एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जो कि पॉजिटिव में होता है। और इतना ही चार्ज, मैग्नीट्यूड इतना ही रहता है, लेकिन निगेटिव में होता है किस पर, इलेक्ट्रॉन पे। तो ए प्रोटॉन possesses a positive charge of 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इतना ही चार्ज हुआ, पॉजिटिव में हुआ। जबकि इलेक्ट्रॉन पे, एन इलेक्ट्रॉन possesses a negative charge of 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इतना ही चार्ज पॉजिटिव होता है प्रोटॉन पे और इतना ही निगेटिव में होता है किस पर, इलेक्ट्रॉन पे। कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि ये 10 टू द पावर माइनस है ना, इसका मतलब ये निगेटिव हो गया। ऐसा नहीं है। आप जानते हो कि 2 टू द पावर अगर -1 है तो ये 1/2 होता है, तो क्या ये निगेटिव नंबर है? बिल्कुल नहीं, ये निगेटिव नहीं, ये पॉजिटिव है। इट्स ओके। तो एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम पॉजिटिव में, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम निगेटिव में। अब आइए देखते हैं, एक फार्मूला देखते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हम जान गए 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है निगेटिव में, इसे मान लीजिए ऐसे लिख देते हैं, = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये पॉजिटिव में हो गया। तो यदि इलेक्ट्रॉन्स 5 होंगे तो क्या करेंगे, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि 10 होंगे तो क्या करेंगे, इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जब पता है और कुछ इलेक्ट्रॉन्स दे दिए गए हैं, मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लेट n बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल चार्ज q बराबर क्या हो जाएगा, ne होगा ना। एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा उसको n से, यानी उसके नंबर से, इलेक्ट्रॉन के नंबर से यदि मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल चार्ज हमें पता हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला, इसको ध्यान रखिएगा, इसे न्यूमेरिकल बनाने में ये हेल्प होगा। जैसे एक न्यूमेरिकल हम लोग लेते हैं, एक न्यूमेरिकल लेते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स constituting
ए कूलम्ब ऑफ चार्ज। तो आप यहां देख रहे हैं, यहां पे गिवन है क्या चीज दिया हुआ है, तो चार्ज दे दिया हुआ है 1 कूलम्ब। चार्ज कितना दिया हुआ है 1 कूलम्ब, और आपसे पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है। तो आप ई का वैल्यू तो जानते हैं, ई कितना होता है, ई आपको पता है पहले से, ई इक्वल टू कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी एन निकालना है। तो बाबू देखो कि जब Q बराबर एन ई हुआ तो n बराबर क्या होगा, Q बटा ई, ई यहां मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आएगा ना क्या, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा Q बाई ई। तो यदि Q को यदि हम E से डिवाइड कर दे तो मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं, Q के जगह पे हो गया 1 कूलम्ब और E के जगह पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। कई सारे बच्चों को ये डिवाइड देने में बहुत परेशानी होती है, बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, मैं जो बता रहा हूं उसे ध्यान से समझिएगा, इट्स ओके। ये जो 10⁻⁻19 है, सबसे पहले इसे क्या करेंगे, ऊपर भेजेंगे, पहले इधर का टेंशन नहीं लेंगे, सबसे पहले इसे भेजेंगे। ये देखिए कूलम्ब से कूलम्ब तो आसानी से कट गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है इसका तो कोई यूनिट ही नहीं होगा, नंबर का कोई यूनिट थोड़ी ना होता है। तो 10⁻⁻19 को ऊपर भेज देंगे। तो यहाँ क्या था, पहले से 1 प्रेजेंट था, इट्स ओके, इंटू 10⁻19 हो जाएगा, नीचे -19 था, ऊपर जगह तो क्या हो जाएगा 10⁻19। आप लोग तो बहुत होशियार बच्चे हो। नीचे क्या है 1.6, यहाँ पॉइंट हटाओगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इट्स ओके। जब आप 10 को 16 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 0.625 इंटू 10⁻19। और इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आप जानते हो कि एक अंक के बाद डेसिमल देते हैं, ये हो जाएगा 6.25, और जब डेसिमल को एक आगे कर दिए ना तो ये 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरा कितना आया 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। फिर ध्यान सुनिए, Q इक्वल टू एन ई एक फॉर्मूला है जिसमें कोई भी दो, E तो आपको पता ही रहता है, अगर N दिया रहे E पता ही रहता है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q आ जाएगा। यदि Q और E दिया रहा है तो N निकाल लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत, इट्स ओके। तो दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली वीडियो को छोटा करने के लिए थोड़ा सा पहले से कुछ लिखना पड़ रहा है, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज, इलेक्ट्रिक चार्ज के कुछ गुण हैं, जैसे पहला लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर। जो लाइक चार्ज होते हैं जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव, वो क्या करते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं। एंड अनलाइक चार्जेज, और जो अनलाइक चार्ज होते हैं जैसे पॉजिटिव और निगेटिव, निगेटिव या पॉजिटिव, वो क्या करते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फिर यहाँ पे एक बातें हैं जो कुलम्ब्स लॉ से आई हुई बातें हैं जो आपको नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी यहाँ मैं लिख दिया हूँ चूंकि इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रॉपर्टीज की बात हो रही थी। तो फोर्सेज जो दो चार्जेस के बीच में लगते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वो जो दो चार्जेज होते हैं ना उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और उनके जो बीच के जो डिस्टेंस है ना उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। आपस इसे याद कर लेना, दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों चार्ज के जो डिस्टेंस है उनके बीच के उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इट्स ओके। और देखिए, और इसके कुछ प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक चार्ज के, इट इज एडिटिव। एडिटिव होने का मतलब क्या हुआ, दैट इज एडिटिव का मतलब क्या हुआ, टोटल चार्ज इज द अलजेब्रिक सम, is the algebraic sum of the individual charges, individual charges। यानी इंडिविजुअल कई सारे चार्जेज हैं, तो अगर टोटल चार्ज निकालना है तो हम सबको जोड़ सकते हैं, एडिटिव है उसे जोड़ सकते हैं। और क्या होगा इसके प्रॉपर्टीज, इट इज कंजर्व्ड, इट इज कंजर्व्ड, ये कंजर्व्ड होता है, दैट इज कंजर्व्ड का मतलब क्या हुआ, इसे ना ही क्रिएट किया सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया सकता है। इट इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ये ना ही क्रिएट किया सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया सकता है। पांचवा, इट इज क्वांटाइज्ड, ये क्वांटाइज्ड होता है। अब ये क्वांटाइज्ड होने का मतलब क्या हुआ, ये देखते हैं, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ गया, अगले में देखते हैं। जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, चार्ज का एक गुण है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उसे हम लोग अगले बोर्ड पे देखते हैं। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसी में क्लियर हो जाएगा कि क्वांटाइज का मतलब क्या हुआ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में ही क्लियर हो जाएगा, इट्स ओके। आप स्क्रीनशॉट लो। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, टॉपिक क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है,
तो टोटल चार्ज, ध्यान दीजिएगा, टोटल चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन। जो टोटल चार्ज होता है ना, वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है आप सभी जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम निगेटिव में होता है ना एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो जितना चार्ज है, तो अगर इलेक्ट्रॉन यदि होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा या 3 इलेक्ट्रॉन होगा, अढ़ाई इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना हो सकता है। कहीं पे ऐसा हो सकता है क्या कि इलेक्ट्रॉन अढ़ाई है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जब इलेक्ट्रॉन 2 है और एक इलेक्ट्रॉन पे का चार्ज आपको पता है, तो आप 2 से ही ना गुना करोगे। एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उसे आप किससे गुना करोगे? 2 से। अगर 2 इलेक्ट्रॉन रहा तब तो 2 से गुना करें, 2 तो इंटीजर हुआ। फिर अगर 3 इलेक्ट्रॉन रहा तो आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब ना टोटल चार्ज निकलेगा। तो आप क्या देख रहे हो कि हमेशा और हमेशा टोटल चार्ज निकालने के लिए हम लोग इंटीजर से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उसे किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? इंटीजर से। तो वही बात तो यहां लिखा हुआ है कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है टोटल चार्ज, यानी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं। कभी ऐसा नहीं हो कि अढ़ाई से मल्टीप्लाई करेंगे, हो ही नहीं सकता। इट्स ओके। जैसे मान लेते हैं कि एक आदमी 4 रोटी खाता है, इट्स ओके, एग्जाम्पल लेते हैं, एक आदमी 4 रोटी खाता है, तो ऐसा पूछा जा सकता है कि अढ़ाई आदमी कितना खाएगा? ये कोई क्वेश्चन है क्या? आदमी कहीं अढ़ाई में आधा होता है क्या? होता ही नहीं है। तो वैसे इलेक्ट्रॉन भी ऐसा नहीं हो सकता है कि आधा इलेक्ट्रॉन, अढ़ाई इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन, हो ही नहीं सकता। 3.25 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। तो जब भी होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, यानी कहने का मतलब इंटीजर में ही होगा। और जब इंटीजर में होगा तो एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होगा आप उसे इंटीजर से ही मल्टीप्लाई करोगे, यानी टोटल चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल होता है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को। ये जो प्रॉपर्टी है ना चार्ज का, यही क्या कहलाता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसी से ना वो फॉर्मूला निकल के आया हुआ है Q = NE, और ये N जो है क्या हुआ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो कि हमेशा इंटीजर में होता है। ये हमेशा क्या होगा? इंटीजर में होगा। 1 2 3 4 5 ऐसे होता है। ये है क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज, आप इसे नोट करो। आइए अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? तो इट इज द ऑर्डर्ड मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेज का एक क्रम से एक ऑर्डर में जो मोशन होता है तो वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। लेकिन क्वांटिटेटिवली, यानी यदि आप चाहते हैं न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करना, तो इसे तो न्यूमेरिकल्स तो सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन ये भी डेफिनेशन सही है। लेकिन क्वांटिटेटिवली अगर देखा जाए तो एक और डेफिनेशन इसका निकल के आता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? तो जरा बात समझिएगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि अगर कहीं पे करंट फ्लो हो रहा है तो जरूर चार्ज फ्लो हो रहा होगा। चार्ज के कारण तो करंट है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट का चार्ज से कुछ ना कुछ तो रिलेशनशिप है, कुछ ना कुछ तो संबंध है। तो संबंध क्या है? तो यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो होगा, यूनिट टाइम में, इकाई समय में, यानी जैसे 1 सेकेंड हुआ, तो 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो होता है उसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो आप जरा मुझे बताओ कि 1 सेकेंड में अगर बताना है कि कितना चार्ज फ्लो हुआ, इसके लिए क्या करेंगे? जरूर चार्ज को टाइम से भाग देंगे, तभी तो पता चलेगा ना। जैसे चार्ज मान लेते हैं, अगर 10 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है 2 सेकेंड में, 10 कूलम चार्ज कितना सेकंड फ्लो हो रहा है? 2 सेकेंड में। अगर 10 कूलम चार्ज अगर फ्लो हो रहा है 2 सेकेंड में, तो आपको बताना है कि 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो होगा। अब क्या करोगे? डिवाइड करोगे। आप आसानी से बता सकते हो कि नहीं कि 5 कूलम पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में कितना कूलम चार्ज फ्लो होगा? 5 कूलम। तो ये कैसे पता लगा? आप डिवाइड किए, यानी इसका एक डेफिनेशन निकल करके सामने आता है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ये उसका रेट निकाले हम लोग। क्या निकाले? रेट निकाले। लिख सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू ए कंडक्टर या थ्रू ए वायर इन ए सर्टेन डायरेक्शन, इन ए सर्टेन डायरेक्शन इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट। इसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए इफ Q be the charge flowing through a wire, Q अगर चार्ज है flowing through a wire, जो कि किसी वायर से फ्लो कर रहा है इन t सेकेंड,
t सेकेंड में अगर फ्लो कर रहा है तो I बराबर क्या हो जाएगा, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, देन I बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई टी। ये एक फॉर्मूला निकल करके आ गया। I बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई टी। इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट करते हैं, I से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट करते हैं, I से, डिनोटेड बाई I। इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट करेंगे, I से। फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल टू Q बाई टी। चूंकि ध्यान रखिए, अगर जब तक आप T से इसको भागने दीजिएगा चार्ज को, तब तक कैसे पता चलेगा कि 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो किया, उसके लिए डिवाइड देना जरूरी है। तो आपको यदि ये बातें समझ में आ गई तो फॉर्मूला खुद बता सकते हो कि I इक्वल टू क्या होगा, Q बाई टी होगा। इट इज डिनोटेड बाई I, ये I से डिनोटेड होता है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होगा, एम्पियर। इस एम्पियर को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, ए। सिंबल क्या होगा इसका, ए। ये एम्पियर नाम क्यों पड़ा, एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था आंद्रे मेरी एम्पियर, उनका भी बहुत सारा योगदान है, हम लोग बाद में देखेंगे। तो आंद्रे मेरी एम्पियर के सम्मान में, उनके ऑनर में इसका ऐसा यूनिट क्या रख दिया गया, एम्पियर रख दिया गया। जिस तरह से आपको कूलम में मैंने बताया था कि 1 मिली कूलम इक्वल टू क्या होता है, 10 टू द पावर -3 कूलम होता है। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी याद रखिएगा कि 1 मिली एम्पियर बराबर क्या होगा, 10 का पावर -3 एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर क्या होगा, 10 का पावर -6 एम्पियर। 1 नैनो एम्पियर बराबर क्या होगा, 10 का पावर -9 एम्पियर। ये न्यूमेरिकल्स बनाने में बहुत जरूरी होते हैं। ये पॉइंट हो गया। फिर देखिए, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ये कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो ध्यान से बात समझ गए कि इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक चार्जेज का ऑर्डर्ड मोशन होता है। ये जो है ना रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है थ्रू ए कंडक्टर इन ए सर्टेन डायरेक्शन। इसलिए I इक्वल टू क्या हो गया, Q बाई टी हो गया। इसको डिनोट करते हैं I से। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर। 1 मिली एम्पियर इक्वल टू क्या होता है, 10 टू द -3 एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू क्या होता है, 10 टू द पावर -6 एम्पियर। 1 नैनो एम्पियर इक्वल टू क्या होता है, 10 टू द पावर -9 एम्पियर। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इट्स ओके, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए, हम लोगों ने क्या देखा था फॉर्मूला, I इक्वल टू Q बाई टी। तो जरा देखिए बाबू कि यहां पर I जो कि करंट का डिनोट किया गया है, करंट को डिनोट किया है, इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट किया गया है। तो I 1 एम्पियर कब होगा, I जो है 1 एम्पियर कब होगा, तो जब चार्ज 1 कूलम होगा, टाइम 1 सेकेंड होगा। इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर कब होगा, जब चार्ज किसी भी वायर से, जब चार्ज 1 कूलम चार्ज जो है ना फ्लो कर रहा हो 1 सेकेंड टाइम में, तो उस ऐसी परिस्थिति में इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा, 1 एम्पियर। ठीक है, जब भी किसी का फॉर्मूला आपको पता हो, किसी एक के बारे में कहा जाए 1 कब होगा, तो बाकी सबको 1 कर देना। ठीक उसी प्रकार से अगर कूलम के बारे में बोला जाए, चार्ज के बारे में बोला जाए कि चार्ज 1 कूलम कब होगा, तो जब 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड में फ्लो करेगा तो चार्ज क्या होगा, 1 कूलम होगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? ठीक है, तो मैं इसका यहाँ डेफिनेशन लिख देता हूँ। ठीक है, इट्स ओके। तो यहाँ पर आपका ये डेफिनेशन हो गया 1 एम्पियर का, जो मैंने समझाया है कि 1 एम्पियर कब होगा, जब चार्ज 1 कूलम फ्लो होगा और टाइम कितना लेगा, 1 सेकेंड। वही बात यहाँ लिखा है कि व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड, जब 1 सेकेंड में जब चार्ज कितना फ्लो होगा कंडक्टर से, 1 कूलम चार्ज फ्लो होगा, तो इलेक्ट्रिक करंट कितना होता है, 1 एम्पियर होता है। इट्स ओके। और फिर 1 कूलम कब होगा, तो 1 कूलम इज डेट क्वांटिटी ऑफ चार्ज। 1 कूलम जो है ना चार्ज का वह क्वांटिटी है विच फ्लोज थ्रू ए सर्किट, जो सर्किट से फ्लो करता है कब, व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू इन 1 सेकेंड। जब 1 सेकेंड में 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा तो चार्ज आपका कितना हो जाता है, 1 कूलम। इट्स ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे हम लोगों को पढ़ना है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए कोई तो डिवाइस आता होगा, उसका नाम क्या है, क्या आपको पता है? आइए हम बताते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस कॉल्ड आमीटर। क्या कहते हैं उसे, आमीटर कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज measured by a device called ammeter। इलेक्ट्रिक करंट को जिस डिवाइस से मेजर करते हैं उसे क्या बोलते हैं, आमीटर बोलते हैं। आमीटर के बारे में और बातें ध्यान से रखिएगा कि आमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। आमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अब सवाल तो नहीं, सीरीज क्या होता है? अभी ऐसे आप बस सिंपल सा फिगर ऐसे ध्यान में रखो कि जैसे अगर ये रेजिस्टेंस हुआ तो यहाँ पर ये जो एमीटर है यहाँ पर अगर हम लोग ऐड करते हैं, ये पॉजिटिव हुआ निगेटिव हुआ, तो ये सीरीज का मतलब यही हुआ, ये जिससे करंट होकर फ्लो होना शुरुआत में ही इसे लगा देते हैं। ठीक है, जैसे अगर दो तार ऐसे है,
इस तरह से जाकर आगे ऐसे ब्रेक हो गया हुआ है, एक उधर एक इधर गया हुआ है, तो उस ब्रेक होने से पहले ही लगाते हैं। इसे हमेशा सीरीज में लगाएंगे। अमीटर को किसमें जोड़ते हैं? हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। और अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, इट हैज लो रेजिस्टेंस। अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? लो होता है। इट हैज लो रेजिस्टेंस। अब आप कहिएगा कि सर ये रेजिस्टेंस क्या होता है? ये भी हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल ये समझिए कि अमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? लो होता है, क्योंकि करंट को इसी से होकर पास होना होता है। अगर ये हाई हो जाएगा तो फिर करंट को रोक देगा। इसका तो सिर्फ काम इतना ही है कि बस करंट को मेजर करना, कि करंट कितना फ्लो कर रहा है, करंट उस वायर से कितना फ्लो कर रहा है, बस उसको मेजर करना है। तो अगर जरा सोचिए, अगर इसका रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा तो फिर तो रोक देगा। रेजिस्टेंस एक तरह से क्या है? तो एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो करंट को रोकता है, ब्रेक करता है, रोकता है। तो अगर रेजिस्टेंस अगर ज्यादा कर दिया जाएगा तो करंट तो रुक जाएगा। इसीलिए एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? लो होता है, क्योंकि करंट को इससे पास होना होता है। करंट को इससे पास होना होता है, उसके बाद ही आगे जाता है। तो एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होगा? लो होगा। इस तरह से दोस्तों ये आपका पहला पार्ट था। इसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट आएगा। कोशिश तो मैंने किया अच्छे ढंग से आपको समझाने का, फिर भी अगर कहीं त्रुटि हो गई हो तो इसके लिए क्षमा कीजिएगा। और ये इसका नेक्स्ट पार्ट फिर कुछ दिनों में अपलोड कर दिया जाएगा। तो इसके साथ ही नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा।